Recording in progress. ओए अगला दिखा दो इसको, ऊपर चल के कैसे जाएगा यार। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये मेरी सेकंड क्लास है, ठीक है। इसमें मैं दोबारा से लिंक दिया है स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। मैंने बताया था कि सवाल को अंडरलाइन कैसे करना और सवाल को लिखना कैसे है, शॉर्ट लिखना है या कम लिखना है। अहमद साहब सारे म्यूट कर दें, सिवाय मैं बोलूँगी, और इसके अलावा सब बंद कर देंगे। अब सवाल शुरू कैसे करना है, सवाल अच्छे शुरू कैसे करना है अच्छे नंबर हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीका। अब ये सवाल मुझसे ना एक स्टूडेंट कल आया था, तो वो मुझसे कह रहा था कि मैम ये, अच्छा जी सब ये मुझसे कह रहे थे कि मैम अच्छा कैसे हम ये इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है तरीका वो मैं आप लोगों को फिर भी मैं बता देती हूँ। इसको मैं इधर ही रख लूँ, मुझे पता चल जाएगा किसकी रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा जी, सवाल शुरू करने के लिए अच्छे नंबर हासिल करने का तरीकाकार। अब अच्छे सवाल कैसे शुरू करना है, ठीक है, सवाल शुरू कैसे करें। अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें आपने मेन लाजमन लिखनी है। नंबर 1 पर आप लोगों ने आउटलाइंस लिखनी है, ठीक है। आउटलाइंस आप लोगों ने इस तरह लिखनी है कि आप लोगों की आउटलाइंस में 25 नंबर का आपको बता दो कि एग्जामिनर को बता दो कि यार मेरे माइंड में ये कुछ चल रहा है, उस एग्जामिनर को बताना है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने 1 साल तैयारी करी है या 1 महीने तैयारी किया है। एग्जामिनर इस वक्त बिल्कुल इग्नोर है, इसलिए उसको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अपने अच्छे से उस एग्जामिनर को बता देना है कि यार मैं जो तैयारी करके आया हूँ ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से करके आया हूँ। अपना लूप पॉइंट बिल्कुल नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं कि सवाल लिखते हैं और जवाब लिखना शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे उनके पीछे ट्रेन भाग रही हो। आपको एक सवाल हल करने के लिए 35 मिनट होते हैं, और सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के पास एक सवाल हल करने के उनके पास 25 मिनट होते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के पास 40 से 45 मिनट होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्तसर सवाल लिखने होते हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना होता। आप लोगों ने क्या करना है कि एक आउटलाइन अच्छी सी रट लो। एक मैं बात करूँगी, जितनी भी मेरी आउटलाइन है उसको अच्छे से रट लो। जो भी सवाल आएंगे ना, सेम वो आउटलाइन फिट करके आ जाना। 25 नंबर की वो आउटलाइन मैंने बड़ी अच्छी ऑथेंटिक बना रखी है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, अगर आप लोग अपनी आउटलाइन बनाना चाहते हो तो आप अपनी बना सकते हो। दूसरे नंबर पर तारुफ ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अब JS मिल का नज़रिया आज़ादी कर लो, या उसका IR के लिहाज से कर लो, या उसका अफलातून के हवाले से कर लो, वट एवर जो मर्जी आप उसका कर लो, वट एवर आप जो मर्जी उसका कर लो। तो आप लोगों ने पता क्या करना है, उसका तारुफ लिख के आना है कि आप उस एग्जामिनर ने जो सवाल पूछा है ना, पेपर सेटिंग करने वाले ने जो आपने सवाल पूछा है ना, उस सवाल का बता के आना है पहले पैराग्राफ में कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा है, मुझे समझ में आ गई है कि आपने मुझसे क्या पूछा है। आपने मुझसे JS मिल का नज़रिया आज़ादी पूछा है, तो इसका मतलब है मेरे माइंड में क्या चीज़ आई है कि JS मिल मगरबी मुफक्किरीन में सबसे टॉप पे था। सबसे क्या चीज़ था, नामवर मुफक्किर था, ये था वो था। JS मिल की 2 लाइन लिखनी है, जो कि आपको हर बुक में मिल जाएगी। रट लो उस लाइन्स को, कॉमन लाइंस होती हैं उसको तो हमेशा रट लो। मैं यही कहूँगी, रट्टा लगाने की बात करूँगी। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि अच्छे से उसको समझ के पढ़ लो। अब नज़रिया आज़ादी पूछा, अब मुझे पता है कि नज़रिया आज़ादी उसने अपनी एक बुक के अंदर लिखा था जिसका नाम ऑन द लिबर्टी था, आज़ादी के बारे में। ये उसका एक मकोला था जिसके अंदर उसने ये मजमून की शक्ल में लिखा गया था, जिसमें उसने ये पूछा था। अब अगर मैंने ये 4 लाइन्स उसे अपने इंट्रोडक्शन में लिख दी ना कि उसने फलां बुक में पूछा था और उसने ये इसलिए लिखा था, और उसके अंदर उसने क्या आज़ादी के बारे में, शख्सी आज़ादी की बात करी है, इंसान को आज़ादी देने की बात करी है। अगर मैं 5 लाइन का पैराग्राफ लिख दूँ ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको सवाल समझ में आ गया, समझ में आई। इसलिए तारुफ, उस सवाल का तारुफ लिखना बेहद ज़रूरी है। आउटलाइन मैंने आपके सामने पहले भी बताई हुई है, फिर से अगेन बता देती हूँ कि एक परफेक्ट आउटलाइन लिखनी ज़रूरी होती है। और परफेक्ट आउटलाइन कैसे लिखनी है, नंबर आप उर्दू में लिख रहे हो तो उर्दू वाले लिखेंगे अहम नकात, और इंग्लिश वाले लिखेंगे आउटलाइंस। आउटलाइंस का उर्दू में तर्जमा करो तो अहम नकात बनते हैं। आप देखें कि मैंने ब्लू कलर से लिखा तो ब्लैक कलर से उसको अंडरलाइन किया हुआ है। नंबर 1 पर हरफ आगाज़। अब हरफ आगाज़ इंट्रोडक्शन को कहते हैं उर्दू में। इंग्लिश वाले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उर्दू वाले हरफ आगाज़ लिखेंगे। इसके अलावा और कुछ लफ्ज़ नहीं लिखना, स्टार्टिंग हरफ आगाज़ से करनी है।
उसके बाद मुफक्किर के बारे में बात करो तो मुफक्किर का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आईआर का किसी तारुफ की बात करो तो अगर आ जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी आ जाता है, या फिर आ जाता है तखफीफ असलाह आ जाता है। तो तखफीफ असलाह की तारीफ़ यहाँ पर लिखनी है, तखफीफ असलाह का तारुफ लिखना है कि आपको तखफीफ असलाह समझ में आ गया, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर जेएस मिल और नज़रिया आज़ादी के मेन जो उसने सवाल पूछा है, मैंने उसका तीसरा नंबर पे उसको बता दिया है कि यार मुझे पता है कि आपने मुझसे क्या पूछा है। फिर मैंने उसका कहा है कि अहम नकात मुझे पता है कि उसके कितने अहम नकात बनते हैं, वो मैंने उसको सब हेडिंग में उसको मैं अच्छा सबसे और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मेन हेडिंग्स होगी ना, वो आपने ये दो पेन लेके जाओगे, ये जेल पेन है ना, ये दो लेके जाओगे, एक ब्लू में लेके जाओगे, एक ब्लैक में लेके जाओगे। अभी देख लेते हैं, किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया, इसका मतलब है किसी का लिंक काम नहीं कर रहा होगा। देख लेते हैं। तो अगर किसी मतलब अगर दो पेन लेके जाओगे, दो पेन इस तरह आप लोग लेके जाओगे, जो मेन हेडिंग्स होंगी ना, आउटलाइंस होंगी, वो आपने ब्लैक से लिखनी है, और जो सब हेडिंग होंगी ना, जो मैंने ये सब हेडिंग लिखी हुई है, आपने वो ब्लैक से लिखनी है, और जो मेन हेडिंग्स होंगी आपने ब्लू से लिखनी है। ठीक है, ये दो पेन आप लोगों ने हर वक्त अपने पास रखने हैं। अब आप देख, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेन हेडिंग्स होंगी ना, उसकी जो नंबरिंग करनी है, वो आपने आम रियाजी की जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 इसमें लिखनी है। ठीक है, और लेकिन अगर सब हेडिंग की बात की जाए तो उसमें आपने रोमन गिनती लिखनी है। ये रोमन गिनती है, 1 का ऊपर डॉट, डबल डॉट, डबल 3, IV, V, V1, V2, V3, V4, V5, ये जो आपकी है वो रोमन गिनती है। आप लोग इस रोमन गिनती को याद कर लो सब हेडिंग लिखने के लिए। अब मेन पॉइंट ये आ जाता है कि मिस सब हेडिंग के अंदर भी अगर हम सब हेडिंग लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखें। अगर इस शख्सी आज़ादी के अंदर आपने सब हेडिंग बनानी है दूसरे नंबर वाली हेडिंग के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उसकी सब हेडिंग ABCDE लिखेंगे। तीसरी जो सब हेडिंग है वो आपने ABC के लिहाज से लिखनी है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ABC में आपने ये नहीं कि सीधी पूरी ABC लिख देनी है, नहीं, ABCDEFGHIJ ये है, लेकिन आपने क्या करना है, ABCDE, E के बाद F, G नहीं है उसके अंदर। जब सब हेडिंग लिखते हो तो उसमें G नहीं लिखते, H लिखते हैं। H के बाद K नहीं लिखते, उसमें L लिखते हैं। आप लोगों को ये सब हेडिंग्स के रूल्स आने चाहिए कि कितनी गिनती, और 15 से ज़्यादा सब हेडिंग्स में आप लोगों ने कभी भी 12 से ज़्यादा सब हेडिंग नहीं बनानी। 10 बनानी है, 11 बनानी है या 12 बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी। और इसके अंदर अगर ज़्यादा सब हेडिंग बनानी है तो 5 बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी। सब के अंदर सब की हेडिंग की बात कर रही हूँ, ABC की बात कर रही हूँ, 5 बनानी है, ABCDE। अगर ज़्यादा छठी बनानी है तो G नहीं लिखना, उसमें H लिखना है, K नहीं लिखना, L लिखना है। अगला लफ्ज़ उसमें ABC के भी रूल है कुछ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को रूल्स बता दिए, वही देख लें। ABC मैंने फिर वो बता दिया, सब हेडिंग कर दिया। और आखिर का जो हेडिंग्स मेन हेडिंग लिखनी है वो हासिल कलाम या किस्सा मुख्तसर। ये दो लफ्ज़ मैंने इसलिए आप लोगों के सामने लिखे हैं, कुछ सवालों में आप हासिल कलाम लिख देना, कुछ में आप किस्सा मुख्तसर लिख देना, तीसरे सवाल में अल मुख्तसर, ये तीसरा सवाल है। तीनों सवाल अलग अलग बन जाएंगे आपके, मैं हेडिंग्स की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, अब देखा तारुफ मैंने वही लिख दिया, तफसीलन जवाब लिखने के बाद उसको अंडरलाइन किया, हरफ आगाज लिखा है, JS मिल का तारुफ लिखा है। ठीक है, आपके JS मिल का तारुफ है। और अगर आपने JS मिल का तारुफ बहुत लंबा हो जाए, अगर बहुत ही आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी याद किया हुआ है, मैं तो सिर्फ 4 लाइन्स लिखती हूँ। 4 लाइन्स लिखने के बाद अगर मुझे कुछ ज़्यादा याद आ रहा है कि उसकी किताबों के नाम याद आ रहे हैं, किसी ने कोई उसके बारे में कोई तारीफ़ कर दी है, किसी मुफक्किर ने उसके बारे में बता दिया, कोई अच्छी बात कर दी, तो फिर मैं वो सर्कल लगा के उसके अंदर लिख देती थी। ये ठीक है, आप लोगों के सामने ये मैंने अपना एग्जाम्पल्स दे दिया, और मैं सेम पेपर ऐसे ही करके आई हूँ। अब जो मेन सवाल है, हमने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी कर ली। सवाल ये होता है कि एंड कैसे करें, क्योंकि एग्जामिनर के पास, चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता। एक चेकर के पास 1000 पेपर आए पड़े होते हैं, 15,000 पेपर आए हुए होते हैं, 12,000 पेपर आए होते हैं, 6,000 पेपर आए होते हैं। तो देखने में ये जो 42 पेजेस की शीट है ना, वो कभी भी नहीं चेक करता।
अगर मैं चेकर हूँ ना, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लो, सरगोदा यूनिवर्सिटी की बात कर लो, मैट्रिक के बोर्ड की बात कर लो, वट किसी की भी बात कर लो, तो वो क्या करते हैं, सवाल का पहला पेज देखते हैं आपका और उसके बाद पेजेस पलट देते हैं, आपका ये पेपर प्रेजेंटेशन चल रही है। अब पेपर प्रेजेंटेशन क्या है? पेपर प्रेजेंटेशन ये है कि मैं जैसे जैसे पेज पलट रही हूँ ना, तो मुझे पता चले कि आपने क्या लिखा हुआ है एक नज़र में। मेरे पास टाइम नहीं है इतना पेपर पढ़ने का, तो मेरी एक नज़र में आपका पेपर समझ में आ जाए कि आपने वाकई में कुछ लिखा। और आखिरी का मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा कि यार आपने आखिर किस तरह किया, उसका पेपर समझते हुए क्या उसको कंक्लूज करना आ गया, आपको कंक्लूजन अच्छा किया या नहीं किया। तो उसके लिए आपने एक पैराग्राफ ऐसा बना लो हर सवाल का। अब देखो ये लाइन मैंने दोबारा से लिख दी कि जे.एस. मिल अपने दौर का एक नामवर मुफक्किर था। ये तो है, ये तो मानने वाली बात है। अगर जे.एस. मिल नामवर मुफक्किर ना होता तो क्या हमारे पेपर में आ जाता? नहीं आता, कभी भी नहीं आता। जे.एस. मिल हो गया, अरस्तू हो गया, सकरात हो गया, सारी ज़िंदगी हो गया, हमें इसके बारे में सुनता हुआ, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, फ़िलोसफी में बहुत ज़्यादा है, दुनिया इसको मानती है, पढ़ती है, PhD इसमें हो रही है, मतलब इसमें बुक्स है लाखों की तादाद में। तो एक नामवर मुफक्किर है। कुछ लफ्ज़ बुक में से निकाल लो, कुछ लाइनें बुक में से निकाल लो जो कि हर मुफक्किर में फिट हो सकती है। यहाँ जे.एस. मिल का नाम हटा के आप अरस्तू लिख दो। अरस्तू अपने दौर का एक नामवर मुफक्किर था। फॉर एग्जाम्पल अफलातून अपने दौर का मुफक्किर था। ठीक है, इस तरह की कॉमन लाइंस होती है ना। मुझे ये चीज़ ना मैंने जो सीखी थी ना, मैंने वो फर्स्ट ईयर में सीखी थी। फर्स्ट ईयर की जो मेरी कॉलेज की मैम शाहिदा होती थी, अल्लाह भला करे, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, अभी भी वो इस वक्त वहाँ की प्रिंसिपल हैं। अगर वो मुझे इस वक्त सुन रही हैं तो मैम अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि हो सकता है कि वो ये मेरे इलाके के लोग भी इसको सुनते हो, क्योंकि मैं लाहौर की नहीं हूँ। तो कोई ऐसा दिन आए कि वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मेलसी के लोग भी इस बात को सुनेंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं जो प्राइवेट तैयारी करते हैं, उनको भी गाइडलाइन ही है। अगर वहाँ तक की मेरी आवाज़ जा रही है तो उन लोगों को भी यही कि आप लोगों ने, मैम शाहिदा बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई थी। और मैम एक होती थी हमारी एजुकेशन की, उन्होंने कहा था कि बेटा कुछ लाइन्स ऐसी कॉमन रख लिया करो हर पेपर की। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट की मैं एक पेज कॉमन बना लेती हूँ। कॉमन से होता है एक पूरा पेज जो हर सवाल में फिट हो जाता है, जो हर जगह फिट हो जाता है। तो मैं ऐसा पेज सबसे पहले बनाती हूँ। ये बात हमें हमारी उस मैम और हमारी उस टीचर ने सिखाई थी। वो हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी, और जो हमारी मैम आई थी, एक आई थी इंटर्नशिप पे, वो हमें एजुकेशन पढ़ाती थी। खैर इस तरह आप इसका एंड कर सकते हो, और एंड में अगर आप शेयर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये सबसे पहली बात सब ने मेरे मुंह से सुनी है, सब ने मेरे नोट्स देखे हैं, और सब ने एतराज़ किया है कि मैम आपने पेपर में शेर कैसे लिखा हुआ है, मैम आप हदीसें और आयतें कैसे लिख रही हैं, आपने पेपर में प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है पेपर टेक्निक्स में कि शेर लिखने। मैम शेर तो अलाउ ही नहीं है। कौन सा बेवकूफ़ मुझे कहता है कि पेपर में शेर अलाउ नहीं है? कौन सा टीचर मुझे कहता है, कौन सा टीचर ऐसा है, उसका नाम लिख के मुझे बताया, और मैं बाकायदा उनसे जाके मिलूंगी और उनका कंसेप्ट ये क्लियर करूंगी। अशार, हदीस और आयात आप पेपर में लिख सकते हो। इवन कि हमें कहा जाता है CSS एक लेवल है फेडरल लेवल का, जिसके बाद आप 17 स्केल की जॉब अचीव करते हो। इवन के वहाँ के CSPs की बात सुन लो, पाकिस्तान की बात नहीं कर रही मैं, इंडिया के CSPs की बात सुन लो, पाकिस्तान के सुन लो, अमेरिका में भी ये पेपर होते हैं। अमेरिका के CSPs की बात सुन लो इंग्लिश में, तो वो यही कहेंगे कि 16 लेवल का जितना भी आप लोगों का ठीक है, पेपर राइट साइड से शुरू करना है या लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ये मैं ना थोड़ा सा बाद में रिवाइज कर दूंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद अच्छा, उसमें भी ये कहा गया कि ये आपका है 16 लेवल का। आप इस वक्त पेपर दे रहे हो 16वीं लेवल का। आपका मैं मास्टर्स नहीं कर रही, आपको मैं इंग्लिश में नहीं कह रही, मैं आसान अल्फाज में कह रही हूँ। आप इस वक्त हो, ये लेवल है आपका ये लेवल है। मोटा मार्कर जब हम बोर्ड पे लिखने के लिए आते हैं ना, आपका ये लेवल है। आपको ये लेवल करने के बाद आप जब पेपर पास करते हो तो आपको टीचिंग करनी पड़ती है। आप टीचिंग में चले जाते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हो, आपका ये लेवल है। जब आपका ये लेवल आता है ना, तो वो कहता है कि जी आपने इस 16 साल की तालीम में जो जो पढ़ा है ना, आप वो इस पेपर में लिखो।
समझ में आ रही है? 16 साल की तालीम आपकी मांगी जाती है, आपकी 14 साल की तालीम मांगी जाती है कि आपने 14 ग्रेजुएशन तक कितना पढ़ा है, मास्टर्स के पेपर देने आए बैठे हो, आप इवन के एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और आप अपनी दोस्त के साथ चिड़ करके बातें कर रहे हो, यार पेपर में ये आ जाएगा, मैं कंफ्यूज हूँ यार, मतलब पेपर में पता नहीं कैसा सवाल बन के आ जाएगा, पता नहीं पेपर में क्या आएगा, ये है वो है, मतलब गप्पे मार रहे हो पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में जो आपकी जो वो बैठी होगी ना, वो आपको एक ही बात करेगी, सुपरवाइज़र वो एक बात करेगी कि आपको पता नहीं है कि आप 16 मास्टर्स के पेपर देने आए बैठे हो, आप बच्चे हो, आपको नहीं मालूम कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बैठना है। तो यही बात आपका चेकर कहता है कि आपको नहीं मालूम कि आपने पेपर कैसे करना है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात करता है, क्योंकि मैं अगर चेकिंग करूँगी तो मैं सेम यही बात करूँगी। आप लोगों ने आपके माइंड में एक सवाल से रिलेटेड जितना मटेरियल आपको जहाँ से मिल सकता है, 14 साल की तालीम की बात कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई भी एक सवाल आया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या इस्लामियत के हवाले से, CSS की बात करूँ तो इस्लामियत के हवाले से बात कर लेती हूँ, और पाकिस्तान के 2 कौमी नज़रिए की बात कर लेती हूँ, या कायदे आज़म के 14 निकात की बात कर लेती हूँ, या ऐसे वो सवाल तमाम देख लेती हूँ जिनके ऊपर हमें अशार मिले थे हमारे बचपन में ग्रेजुएशन लेवल में। आप उर्दू एसेस की बुक उठा लें, किसी भी एसे की लेवल की, तो आपको इन तमाम जो मौज़ूआत हैं इन पर आपको अशार आराम से मिल जाते हैं, आपको मसावात पर अशार मिल जाते हैं, आपको अखुवत पर मिल जाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको आउटलाइंस के अंदर कुछ चीज़ें लिख के बताई हैं कि मैं ये सवाल में पेपर में लिख कर आती थी। इक़्तिदार आला अल्लाह ताला है मुसलमानों का, ठीक है, हम ये मानते हैं। तो इसके अंदर मैंने कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं, इसके अंदर मैंने हदीस भी लिखी हुई हैं कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये एक अथेंटिक, आप लोग अगर अरबी नहीं लिख सकते तो आपने आयात का तर्जुमा लाजमन हर सवाल के लिहाज से आप लोगों ने करना है। छोटी छोटी आयात आपको याद होती है, कुल वल्लाहु अहद याद है आप लोगों को, आपको सूरत फातिहा याद है, आप वो लिखने की कोशिश करें। आप लोग जो छोटी छोटी आयात है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये अरबी में है, वो याद करने की शुरू करें। जमहूरियत है, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस है। जमहूरियत के हवाले से अशार बहुत हैं कि जिसमें लोगों को गिना नहीं जाता, पता नहीं वो कौन सा शेर है, अब इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा और ना मुझे याद रहा लिखना, ठीक है। अगर इस तरह के जो शेर है ना, अगर आप इसमें लिख देते हो ना, और वो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर जमहूरियत की हवाले से याद कर लेते हो ना, तो यकीन मानो आपका पेपर आउट क्लास हो जाएगा। अब आ जाते हैं पेपर में डिज़ाइनिंग की बात। अब मैं पेपर में डिज़ाइनिंग की बात ये नहीं करी कि आप फूल बूटे बना के आओ, ठीक है, आप मतलब फूल बूटे बना के आओ, लाइन्स ज़्यादा लगा के आओ, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी झाड़ के आओ, सिंपल सी बात करूँगी। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, पेपर में डिज़ाइनिंग करनी है। आप पेपर में डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, हर दूसरे पेज पे 41 पेज है, 41 पेज के बाद एक सवाल आप 8 पेजेस पे लिखोगे, हर दूसरे पेज पे या हर तीसरे पेज पे आपने डिज़ाइनिंग करनी है। ये मैं सर्कल्स के साथ जो मैंने आउटलाइन में सब हेडिंग लिखी हुई है ना, वही मैंने इसके अंदर मेन जो है वही मैंने मेन लिख के तनकीदी जायज़ा और उसकी सब। थैंक यू सो मच। जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना नहीं करते, बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। ये शेर बहुत ही ज़बरदस्त है पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से, क्योंकि आपको याद होगा कि अफलातून के हवाले से बात कर लो या अरस्तू की बात कर लो, उसने जमहूरियत की बात की, उसने 3 हुकूमतें बताई हैं, अशराफिया हुकूमत बताई है, उसने हमारी जमहूरियत के आखिरी जो सबसे बेस्ट हुकूमत बताई है वो जमहूरियत बताई है। तो आप लोगों ने ये अशार याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। खैर पेपर प्रेजेंटेशन में बात देख लेते हैं। हर तीसरे पेज पे आपने डिज़ाइनिंग करके आनी है। अब जो लोग, लड़कों की मैं बात करूँगी, लड़के नहीं बना सकते सर्कल, तो लड़के क्या करेंगे, चौकोर जो बॉक्स होता है ना, आपने बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स किस तरह के बनाने हैं वो भी मैंने कुछ पेपर्स में बनाए हुए हैं। ये देखें मेरे पेपर्स की टेक्निक्स। यहाँ पर एक उस्ताद भी इस वक्त मेरे साथ हैं, तो वो इस वक्त लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे कि ये मैं सही बता रही हूँ। ये देखें, कुछ फ्लावर्स की शेप में बना देती हूँ, कुछ उल्टे शेप में बना देती हूँ, कुछ मैं त्रिकोण की शक्ल में बना देती हूँ। और ये सब चीज़ें मैंने जो सीखी थी, नहीं आउटलाइन सर्कल में नहीं लिखेंगे, आउटलाइन जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है वो तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन दरमियान में देखो ना, शख्सी आज़ादी की आउटलाइन मैंने सब हेडिंग भी लिखी हुई है वहाँ पे जाके, ज़मीर की आज़ादी, मजहब इखलाकियात की, लेकिन जो अहम पॉइंट के दरमियान में मैंने ये लिखी है ना, मैंने ये डिज़ाइनिंग में भी लिख दिया, हाईलाइट कर दिया उसको।
फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूँ, ये मेरी डिज़ाइनिंग है, ये मेरी डिज़ाइनिंग चेक करें। और मैं पेपर में ऐसे ही डिज़ाइनिंग करके आई हूँ, और यकीन माने आप मेरा जाके पेपर निकलवा सकते हैं। कोई भी अगर किसी को अगर इस चीज़ का वो है तो आप ये देखें कि मैंने इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है। इवन कि मैं कॉर्नर में भी लगा के और ऊपर उसके बाद फ्लावर्स की शेप में बना देती हूँ, या फिर मैं सेंटर में बना देती हूँ, या मैं कॉर्नर में ऊपर अप लेवल पर जाके बना देती हूँ। जहाँ पर इस वक्त मेरा कैमरा रखा हुआ है ना, इस तरह तिरछा भी मैं बना देती हूँ पेपर की डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, ये चीज़ें ये मैं पेपर्स के आप लोगों को टेक्निक्स बता रही हूँ, क्योंकि ये है ना मुझे सर फुरकान साहब है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको कामयाब करे जिस भी लेवल में वो इस वक्त कर रहे हैं। सर फुरकान साहब आप लाज बनिए, देखेगा नहीं सर्कल्स लगा के अगर आप ये लोग लाइंस वेस्ट करने की बात करें तो यकीन माने कभी भी वो नहीं सोचेगा। अगर चेकर की बात करो, ये CSS लेवल की बात बता रही हूँ बेटा, मैं आपको मैं ये पॉलिटिकल साइंस की मैं बात बता रही हूँ, हर एग्ज़ाम की बात बता रही हूँ। ये एक CSP है, गोल्ड मेडलिस्ट वो लड़का है, मैं बात बता रही हूँ आपको, गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके पेपर्स अगर आपने देखने वो मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं उनसे पहले इजाज़त लूँगी कि मैं ऑनलाइन उनके पेपर्स दिखा सकती हूँ या नहीं दिखा सकती। अल्लाह भला करे, उनको ज़िंदगी दे, उनको कामयाब करे। उन्होंने मुझे ये पेपर प्रेजेंटेशन 2018 में सिखाई थी। अच्छा जी, दूसरी पेपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब पूरा पेपर मैं कर रही हूँ, पेपर में लिखे जा रही हूँ और मुझे कोई पॉइंट याद आ गया जो कि उस पेपर से रिलेटेड है, सवाल से रिलेटेड है, लेकिन वो मैं लिख नहीं सकती। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में आ जाते हैं तो फिर मैं उसको सर्कल में हम बना के उसको उसमें कुछ लिख सकते हैं। अहम तसानीफ अगर आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखोगे ना तो वो उसको पढ़ ही नहीं रहा वो बंदा, उसके पास टाइम ही नहीं है वो आपका पहला पैराग्राफ पढ़ के। एग्जामिनेशन चेकर की बात कर रही हूँ, जो चेकर मुझे सुन सर रहे हैं ना कोई भी गवर्नमेंट के, बेटा मुझे पता है कौन सी आप मैम से क्लासेस लेती रही हैं और मुझे पता है इस वक्त कौन कौन से। मैंने यही कहा है कि जो टीचर्स मुझे सुन रहे हैं और जो ये कहते हैं कि पोइट्री नहीं लिखनी, जो ये कहते हैं कि ग्राफ्स बना के नहीं आना, जो ये कहते हैं कि सर्कल्स नहीं बनाने, वो डायरेक्ट आके मुझसे मिले। मेरा नंबर यहाँ पे यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आप लोगों के ये कंसेप्ट आप बच्चों को मिसगाइड मत करें, खुदा के लिए मैं ये एक बात करूँगी। मेरे पास पिछले साल भी ये बच्चे आए थे और इस साल भी ये बच्चे आके बैठे हुए हैं, तो मैं यही बात करूँगी कि आप एग्जामिनर की बात उन टीचर्स की बात पर ध्यान ना दें। वो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, यहाँ पर सदीक आए हुए हैं, फैसल सदीक साहब हैं। फैसल सदीक साहब अपना माइक ऑन करेंगे, वो बताएंगे आपको कि वो कितने CSPs के बाद कितने टीचर्स के पास वो जा चुके हैं और उसको मिसगाइड किया गया है पेपर्स के हवाले से। वो टीचर्स क्या करते हैं, आप लोगों को जानबूझ के फेल करवाते हैं, आप लोगों को मिसकंसेप्ट। अच्छा, मेरे पास जितना नॉलेज होगा ना बेटा मैं आपको उतना डिलीवर करूँगी और मैं कहूँगी कि मेरा नॉलेज ऑथेंटिक है। मैं ये बात करूँगी कि बेटा मेरा नॉलेज ऑथेंटिक है, आप फला टीचर की बात नहीं सुननी है आपने, वो तो गलत बताता है। आपने ये ब्लैक कलर का मार्कर नहीं यूज़ करना, मैं पहले बता रही हूँ, आपने ब्लैक कलर का मार्कर नहीं यूज़ करना। अगर मिस सिमी बता रही है ना तो वो झूठ बोल रही है, आपके नंबर कट जाएंगे डायरेक्ट। आप यकीन माने डायरेक्ट आपको टीचर्स यही बात करेंगे कि आपने ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ एक कलर यूज़ नहीं करना आपने पेपर में। मैं ये डायरेक्ट बताऊंगी, रेड कलर आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना। इवन के मैं ग्रीन कलर का बॉल पॉइंट, ग्रीन कलर का ये लेके गई थी पॉइंटर। आप सोचेंगे कि मैं ग्रीन कलर का कैसे लेके गई हूँ। मैंने ग्रीन कलर के इससे ना, पाकिस्तान का एक पेपर था हमारा आता है पाकिस्तान मूवमेंट, और 5वें नंबर का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का पंजाब यूनिवर्सिटी का। उसके अंदर पाकिस्तान का मैं मैप बना के आई हूँ। जब मैं पाकिस्तान का मैप बनाती हूँ ना तो पहले मैं वो पेंसिल से ड्रा करती हूँ, पेंसिल से ड्रा करने के बाद उसको मैं हाईलाइट करती हूँ ग्रीन कलर के पॉइंटर से, ताकि मेरा जो पेपर के अंदर ब्लैक ब्लू तो आ ही रहा है, जो पाकिस्तान का मैप आएगा वो ग्रीन कलर से आएगा। समझ में आया बेटा? मैं आपको फजूल में कोई चीज़ नहीं बता रही, मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मैं पेपर में करके आई थी। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि फर्स्ट डिवीजन ही मेरी बन गई। 645 और 643 मार्क्स हैं और 679 मार्क्स हैं, आई थिंक इतने मार्क्स हैं। आप लोग मेरे रिजल्ट का शीट देख सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों को बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने दूसरी टीचर्स की बात सुननी है ना तो आप बेशक वहाँ जाएँ, और अगर आपने मेरी अथेंटिक चेक करनी है ना तो पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ, उनसे कहेंगे ये मिस सिमी बकवास कर रही है, मिस सिमी मिसगाइड कर रही है हमें, मिस सिमी हमें ये चीज़ें बता रही हैं, तो क्या आया कि हम ये पेपर में अलाउ है या नहीं है। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टाफ बताएगा कि आपको अलाउ है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपको खुद कहेगी कि आपको अलाउ है।
खैर इतना मैंने बोल लिया इसके हवाले से। ये देखें, मैंने एक होता है सर्कल बना के लिखने का और एक होता है ये बॉक्स बना के लिखने का, हाईलाइट करने का। बेटा अगर मैप बनाने आ जाए ना तो खुदा की कसम मैप बना के आना और मैं दिखाती हूँ मैंने मैप कैसे बनाए थे। मैंने इसमें सारे आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन रखी है अपनी, सब्र करो आगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको सर्कल बनाने में मुश्किल होती है तो वो जाके ना वहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बॉक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, ये देखें मैंने बॉक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, समझ में आ रही है। आपने बॉक्स की शक्ल में लिखना तो आप बॉक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, सर्कल्स बना सकते हैं तो आप सर्कल बना दें। अब आ जाते हैं मैप्स, ग्राफ्स और चार्ट्स बना सकते हैं या नहीं। एक मेरा पेपर था ऑप्शनल में, पेपर था पॉलिटिकल जियोग्राफी वाले, सुन ले मेरी बात। जियोग्राफी का मतलब है पाकिस्तान का मैप, दुनिया का मैप आप लोगों को आना चाहिए। अब जियोग्राफी आप पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो या आप यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हो। यूएस हिस्ट्री की बात करूँगी, सीएसएस की बात मुझे नाम नहीं याद, बहुत अच्छे सीएसपी हैं वो, उनकी मैंने क्लासेस ली है, बहरिया एकेडमी में ली है मैंने उनकी क्लासेस। आसिफ साहब मेरी बात सुन, अगर मेरी क्लास सुनेंगे तो आसिफ साहब हैं इस वक्त, डेली वो सुनते हैं, अगर वो सुनेंगे तो लाजमी इस इंटरव्यू इस लेक्चर के नीचे मेंशन करेंगे उस सीएसपी का नाम। वो है ना अपने ना हर लेक्चर में कहा करते थे कि मैप्स बनाना सीख लो। यस बिल्कुल, आप बैंगल्स लेके जा सकते हो, आप चूड़ियाँ लेके जाते हो, लेकिन चूड़ी का साइज़ लेके जाना है। ये नहीं कि बड़ी फुल साइज़ की चूड़ी लेके जानी है, आपने छोटे साइज़ की जो बच्चों की साइज़ की चूड़ी होती है ना, एक आपने बच्चों के साइज़ की चूड़ी लेके जानी है, क्योंकि मेन जो दरमियान में बनाओगे बच्चों की चूड़ी बनाओगे, एक मेन बच्चों के साइज़ की लेके जानी है, एक थोड़ी सी बड़ी लेके जानी है, यानी कि ये दो चूड़ियों के साइज़ लेके जाने हैं, ये गर्ल्स के लिए, ठीक है। और चूड़ी आपने टूटने वाली नहीं लेके जानी, कहीं कांच कर दो। अच्छा जी, चूड़ियाँ आपने कांच की नहीं लेके जानी, आपने स्टील की लेके जानी है। और लास्ट पेपर में मैं अभी देने गई थी पेपर जीसी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट था, तो मेरे पास ना मैं प्रकार मेरे रख के भूल गई हूँ, अल्लाह जाने के इधर उधर हो गई है, तो मैं अपनी चूड़ी साथ लेके गई थी, तो मैंने वो चूड़ी उतार के ना फिर मैंने सर्कल बनाए थे और मैं ये काम करती रही हूँ, इसलिए आप लोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं चार्ट्स की शक्ल में। अब आ जाते हैं सी पैक्स। जियोग्राफी की बात कर रही हूँ, एक कॉमन सवाल की बात की थी कि सी पैक के हवाले से कोई भी सवाल आ जाए, करंट अफेयर्स से कोई भी सवाल आ जाए, आपके पाकिस्तान में आ सकता है, आपके कहीं पर भी आ सकता है, तो आप लोग इस तरह मतलब बॉक्सेस की शक्ल में लिख सकते हैं। ये देख लें, मैंने सैंपल बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों का ये मैप आ गया है, ये देखें वन बेल्ट वन रोड का ये मैप है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, मछली बनी हुई है, आप इस मछली को याद कर लें, वन बेल्ट, क्योंकि सी पैक आना ही आना है आपका। एक पेपर में आपका एक सवाल सी पैक का आएगा, या आपके 5 पेपर में आएगा, या आपके 2 पेपर में आएगा, या आपके किसी ना किसी पेपर में वो IR में घुसा देगा, लेकिन वो चीन का लाजमन डालेगा। जब चीन का सवाल हल करने लगो ना तो वन बेल्ट वर्ल्ड बैंक का रोड, ये रोड बना के आओगे ना तो आप पास हो जाओगे। और खुदा की कसम ये जो मैप है ना, मैंने चोरी किया हुआ है, सच्ची मैं बता रही हूँ, ये मैंने मैप चोरी किया हुआ है। सर फुरकान साहब है, उनका मैंने ना सेम के सेम उसकी कॉपी की हुआ है, मुझे ये 3 साल हो गए हैं, हर सवाल में बना के आती हूँ मैं, और ये मैंने चोरी किया हुआ है, सॉरी, उनके नोट्स में से। अच्छा, ये दूसरा ये मैप है, वन बेल्ट वन रोड है, 7 रोड्स आई थी, ठीक है, हमारी 7 रोड्स है, वन बेल्ट वर्ल्ड रोड। हमारी जो रोड है वो पाकिस्तान और चाइना की ये सेंटर वाली है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, हाईलाइट करूँगी ना मुझे उसे रेस करना नहीं आएगा, तो आप लोग देख लें कि चाइना मंगोलिया, ये 10 मिनट फिर हो गया, आज ये कर रहा है कि जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म कर रहा है। खैर, ये सी पैक का ये मैप देख लें सामने, ये इस तरह का, अगर आप मैप ज़ुबानी याद कर सकते हो तो ज़ुबानी याद कर लें, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैं तो बहुत अच्छे से करके आई हूँ। दूसरा ये आ गया पाकिस्तान का मैप, मैंने नहीं ड्रा किया हुआ, सेंटर में सिर्फ लाइन लगा के उसका रास्ता शो किया हुआ है कि सी पैक गुजरेगा, इस्लामाबाद से शुरू होगा और कराची तक जाएगा, ये दरमियान में मैंने लाइन और कुछ सूबे हमारे कर दिए। अगर आपको पाकिस्तान का मैप नहीं बनाना आता ना, और आपको पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए में आपको बर्र-ए-सगीर का मैप नहीं बनाना आता, तो टुकड़े कर देना, एक तरफ इंडिया कर देना, एक तरफ पाकिस्तान कर देना, टुकड़े करके बताना कि 1947 में ये हुआ था। मेरी मैम राबिया है, मैम राबिया सुन रही होंगी ना वो इस वक्त, क्योंकि वो लेक्चर सुनती हैं मेरा, तो मैम राबिया ने मुझे बताया था कि साइमा एक ऐसी खिचड़ी बना के आती है, हलवा बना के आती है, पेपर था मेरा CSS का, तो वो मुझे कहती थी कि साइमा की अगर खिचड़ी किसी को समझ में आ गई ना, हलवा किसी को पसंद में आ गया ना, साइमा CSS क्लियर कर जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था कि पेपर्स में मार्क्स अच्छे आ गए थे, कुछ पेपर्स रह गए थे मेरी इंग्लिश की वजह से, क्योंकि मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
चाइना मंगोलिया का मैंने दोबारा मैप आप लोगों के सामने कर दिया। अब देखो शेर मैंने याद किया हुआ है, चीन के हवाले से भी मैंने शेर लिखा हुआ है। चीन अपना यार है, उस पर जान निसार है, पर वहाँ है जो निज़ाम उस तरफ ना जाइयो उसको दूर से सलाम है। हालांकि ये देख लें कि कुछ भी नहीं है, शेर लिखा है। ये मैंने पॉलिटिकल जियोग्राफी के आप लोगों के सामने अपने दिखाए कि पॉलिटिकल जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, खुश्क सब्जेक्ट है, जिसकी बुक भी मार्केट में नहीं है, तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे और मैंने शेर लिखे हुए हैं। मैं हर पेपर में शेर लिख के आती हूँ, हर सवाल में मैं शेर लिखती हूँ, हर सवाल में मैं 3 शेर लाजमन लिखती हूँ, हदीसें लिखती हूँ, आयात लिखती हूँ। खैर 50 पेजेस हो चुके हैं, 70 पेजेस पर ये लेक्चर्स था। आप लोगों के पास वार्निंग आ चुकी है कि आपका ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है। जूम क्लासेस ने मेरी जो टाइमिंग है वो 35 मिनट्स की रख दी है, जिसकी वजह से ये लेक्चर फिर से क्लोज हो जाएगा। मैं दोबारा से जूम का लिंक आप लोगों को सेंड करती हूँ। तीसरे जो लेक्चर में मैं आप लोगों को बाकी के 20 पेज समझा दूँगी और आपको पेपर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।